वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी। दिल्ली में सत्ता का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ है और दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी बढ़ गया है। जी हाँ, बीजेपी ने दिल्ली का चुनावी रण भी जीत लिया है और दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में पीएम मोदी के आने के बाद ये सत्ता को अगर देखा जाए तो हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा और असम में सरकार बनाई गई है। यह दिखाता है कि चुनावी जो मैनेजमेंट है वो बीजेपी का जबरदस्त है। जम्मू कश्मीर में भी देखा जाए तो बीजेपी को सफलता मिली है। इस तरह अब एनडीए की अगर हम सरकारों की बात करें तो 19 राज्यों में सरकारें हैं। माना जा सकता है कि ये जो चुनावी प्रबंधन है ये वास्तव में सफलता दिलाने में सक्षम है। इसको इस तरीके से देखें कि दिल्ली के अंदर जिस तरह चुनाव लड़ा गया और इस बार मुद्दों पर जो बात हुई और मुद्दों को जनता तक समझाना, ये बड़ी चुनौती थी दोनों ही पार्टियों के अंदर। क्योंकि केजरीवाल जी का जो दल है आम आदमी पार्टी, उसमें भी यही है कि भाई वो भी मुद्दों को जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहते हैं, उन्हें समझाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन इस बार का जो चुनाव था वो टोटल प्रबंधन का चुनाव था और इस प्रबंधन ने दिखाया है कि अगर चुनाव लड़ा जाए और मुद्दे हों तो बहुत सारी चीज़ों पर भारी पड़ सकते हैं। लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी से चूक कहाँ हुई और कांग्रेस इतनी क्यों पिछड़ गई, ये बड़े सवाल हैं। और भारतीय जनता पार्टी का वो कौन सा तुरप का इक्का चला कि जिसने पूरी बाजी ही पलट दी, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। और आज इसी पर समीक्षा के लिए हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नितेश चौरसिया जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अमिताभ कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ उमेश चतुर्वेदी जी हैं, समीक्षक हैं राजनीतिक। और हमारे साथ संदीप शुक्ला जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ राकेश शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ अर्शप्रीत खडियाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता, वो भी जुड़ेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमिताभ जी सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। अमिताभ जी, अगर आप देखें इस दिल्ली चुनाव को तो चुनावी प्रबंधन, वैसे तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी प्रबंधन है वो बड़ा जबरदस्त है, लेकिन इस बार क्योंकि दिल्ली का चुनाव था और दिल्ली का चुनाव में ऐसा कहा जा रहा था कि कांटे की टक्कर हो रही है और लास्ट तक ऐसा ही लगभग लोग दिखा भी रहे थे, बड़ी कांटे की टक्कर है। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे थे कि नहीं अब तो बहुत चीज़ें हैं, आम आदमी पार्टी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन उसके उलट दिल्ली का जो रिजल्ट आया है, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो गए। और जो प्रबंधन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो उन्होंने समझाया, अगर आप देखें मुद्दा, 3 मुद्दे लगातार गरमाए गए। एक शराब का मुद्दा, एक प्रदूषण का, यमुना मैली है, और एक मुद्दा जो ये था कि भाई इनके बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार है, यहाँ पे भ्रष्टाचार है, बहुत सारे लोग जेल है, जेल में बंद होके आए हैं और वापस वो जेल ही जाएंगे। जो ये चीज चली ये वास्तव में लोगों तक पहुंच पाई। तो ऐसा क्या हुआ इस पूरे अगर आप प्रबंधन को देखें, चुनावी प्रबंधन को, तो आम आदमी पार्टी कहां चूक कर गई और भारतीय जनता पार्टी का चुनावी प्रबंधन में जो चाणक्य नीति है, जो कहा गया है कि अमित शाह जी वहां पर फिर चाणक्य की भूमिका में थे, वो कौन सा मुद्दा था जो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे चुनाव में लीड देके चला गया? अमिताभ जी। जी जी, देखिए, टक्कर तो कांटे की थी जी। मत प्रतिशत जो है वो इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि टक्कर जो थी वो कांटे की थी। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का ग्राफ गिरा है, लेकिन इतना भी नहीं गिरा कि वो टक्कर ना दे पाए। 4-5% का अंतर बहुत नहीं माना जाता है, ये बहुत स्पष्ट है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो इतनी तगड़ी घेरेबंदी की और पूरी रणनीति के साथ अपने नीचे से लेकर आपाद मस्तक जो लड़ी, नरेंद्र मोदी जी से लेकर नीचे का कार्यकर्ता, बूथ कार्यकर्ता तक जिस ढंग से लड़ा, वो ही कारण था कि ये लोग चुनाव जीत पाए। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था, इसमें दो राय नहीं है। शराब को लेकर के भी लोगों में दुख था, इसमें दो राय नहीं है। इसके बावजूद एक बड़ी संख्या में आपको वोट मिलना यह जाहिर करता है कि अभी भी बहुत बड़ी संख्या में उनके समर्थक लोग हैं जिनके लिए भ्रष्टाचार कोई मायने नहीं रखता, शराब का मुद्दा भी मायने नहीं रखता। और यहां तक भी जानकारी मिली कि शीश महल को लेकर भी जब लोगों से चर्चा होती थी तो 40-50% लोग ऐसे भी थे जो कि कहते थे कि ठीक है, इसमें क्या गलत है,
क्योंकि आप जो है अपने तरीके से लोगों को ये समझाने में सफल हो रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी का भी जो घर बन रहा है उसमें कई करोड़ लग रहे हैं। तो उन सब चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है वो अपने लोगों को समझाने में सफल थी। लेकिन एक और बड़ा पॉइंट जो हम लोग मिस कर रहे हैं, जो 12 लाख रुपए तक आयकर की जो छूट थी उसने मध्यम वर्ग को एक बड़े पैमाने पे प्रभावित किया था। खास करके जो सोसाइटीज में रहने वाले लोग हैं, जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में रहते थे, क्योंकि उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती थी, सोसाइटीज को अलग से खर्चा पानी मिलता था, वो सारे लोग जो हैं मुझे लगता है कि वो भाजपा की तरफ आ गए, जिसका बहुत अंतर पड़ा। महिलाओं पे भी अंतर पड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉमिस किया कि हम आपको 2500 रुपए देंगे और जो भी सुविधाएं आप पार्टी ने आपको दी है उनको हम खत्म नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं फाइनल स्टेज पे आते आते भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हुआ कि फ्री बीज आप भले आलोचना करें, लेकिन अगर दिल्ली में चुनाव जीतना है तो आपको उसका सहारा लेना पड़ेगा। पर अमिताभ जी, आपको नहीं लगता ये जो फ्री वाला पैटर्न था वास्तव में ये है तो खतरनाक ही राजनीति के लिए? और इस मुद्दे पे भी बहुत सारे लोग खफा थे कि आप बार बार, आपके लोग बार बार डिबेट्स में भी आके बोल रहे हैं, ओपन भी बोल रहे हैं कि हम ये भी फ्री कर देंगे, वो भी फ्री कर देंगे, सब फ्री कर देंगे, कोई टेंशन नहीं, हम दिखा देंगे फ्री करके। तो ये जो पैटर्न आया था, इसे लेकर भी तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक था कि भाई आखिर सारी चीज फ्री फ्री किसके लिए? ये बिल्कुल सही बात है। हम तो खासे खिलाफ हैं इन चीजों को लेकर के। एक बड़े पैमाने पर लोगों के अंदर भी देखिए, लोगों के अंदर स्वाभिमान जागृत करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन आप जानते हैं कि पिछले 60-70 सालों से हमने जनता को बेचारा बना के रखा है, उनको उज्जड़, अशिक्षित, गरीब बनाए रखना हम चाहते हैं। हमारे सारे षड्यंत्र इसी तरीके के हैं। उनको मुफ्तखोर बना करके पेट के दायरे में हम बांध के रखना चाहते हैं, ताकि वो अपना दिमाग ना लगाएं। जब तक पेट नहीं भरता ना, आदमी सोचना नहीं शुरू करता है। और दिल्ली में एक बड़ी संख्या में उस वर्ग के लोग हैं जिनका पेट ही नहीं भर पाता है। अभी वो अपने जो बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनसे ऊपर नहीं उठ पाए हैं, तो वो ऐसी बहुत सारी चीजों को नहीं देख पाते हैं। तो इसीलिए वो फ्री बीज जो है उनको आकर्षित करती है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिलाएं हैं, गांव से आए हुए गरीब लोग हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या करेंगे? तो उनका दिमाग नहीं चलता। कांग्रेस ने भी यही षड्यंत्र लगातार किए हुआ था। मैं तो आरक्षण को भी उसी दायरे में मानता हूँ। आप गोद में उठा करके, अगर देखिए, अगर किसी को सक्षम बनाना है तो उसे पढ़ाइए लिखाइए, उसके लिए पढ़ने लिखने की सुविधा दीजिए, उसको प्रशिक्षण दीजिए, काम लायक बनाइए। वो मतलब आपको लगता है ये भी एक मुद्दा गहरा है कहीं ना कहीं अमिताभ जी? ये भी दिल्ली के अंदर था कि भाई ये अगर सभी लोग इस तरीके से राजनीति करने लगे तो फिर दिल्ली का क्या होगा? ये बड़ी चीज थी। उमेश चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ हैं। उमेश जी, यहाँ एक बीजेपी ने एक रणनीति आपने देखी होगी कि जो आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गज थे वो अपनी ही जगह फंस के रह गए। मतलब जिस तरीके से केजरीवाल जी को वहीं पे घेर दिया, उधर ऊपर से कांग्रेस ने भी भारी भरकम कैंडिडेट वहां पे दिए। ऐसी स्थितियां आतिशी जी की भी थी, ऐसी कपिल मिश्रा जी की भी थी, सौरभ भारद्वाज की भी थी, और आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक की भी थी। भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग फंसे जहां पर चुनाव तेज हुआ, चाहे वो कपिल मिश्रा हो या वहां पर अगर देखा जाए रवि नेगी के आगे चुनाव की स्थिति हो, तो ऐसी भी स्थितियां थी। लेकिन जो ये हुआ, जो वर्तमान में अगर देखा जाए कि केजरीवाल जी बहुत ज्यादा अपने यहां से निकल नहीं पाए, मनीष सिसोदिया जी बहुत ज्यादा अपने यहां से निकल नहीं पाए और बड़े दिग्गज आम आदमी पार्टी के हार गए। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि यहां पर आम आदमी पार्टी कहां पिछड़ गई? कौन सी गलती ऐसी रही जो उसके अपने जो बड़े दिग्गज थे, जो चुनावी चेहरे थे, जिनके दम पर सब कुछ हो रहा था, वही चुनाव हार गए? मैं इस पर आपके सवाल के पहले पक्ष पर बाद में आऊंगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते वक्त देख रहा था कि पब्लिक परसेप्शन आपके खिलाफ है। जो लोग, जैसे मैं महिलाओं की ही बात कर रहा हूं उदाहरण के तौर पर, जिन महिलाओं को बसों में फ्री सुविधा दी गई है यात्रा की, और वो एक बड़ी क्रांतिकारी सुविधा है, वो उसको किसी सरकार के लिए वापस लेना संभव नहीं है, वो महिलाएं भी केजरीवाल सरकार की आलोचना कर रही थी, इसलिए कि अब सड़क पर बसें ही नहीं है।
और घंटों तक किसी किसी रूट पर आप बैठे रहिए, खड़े रहिए, बसें नहीं आती हैं। पुरानी बसें जो वो क्लस्टर की हैं वो भी बड़ी खराब हालत में है। तो इसको लेकर के महिलाओं में मुझे डीटीसी का एक भी कर्मचारी और एक भी ड्राइवर बिना गाली देते हुए नहीं मिला। बहुत गालियां देते थे लोग। तो ये पब्लिक परसेप्शन था कि जो लोग सत्ता में हैं, जिनको उनसे फैसिलिटी मिल रही है, सुविधा मिल रही है, लेकिन सवाल यह है कि आप फ्री बस सुविधा दो लेकिन बसें ही ना हो तो उसका क्या मतलब है। तो एक तो पब्लिक परसेप्शन था। दूसरी बात यह है कि मैंने जो महसूस किया है कि जो 2100 रुपए के लिए केजरीवाल जी की पार्टी ने मोहल्ला मोहल्ला जा करके फॉर्म भरवाना शुरू किया, तो उस समय वो नैरेटिव बनाने में सफल रहे और वो हावी भी हो गए थे। एक बार की उस समय भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि वो पिछड़ रही है, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बदली और एक एक कार्यकर्ता तक पहुंची। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि उन्होंने बड़े नेताओं को उन्हीं के गढ़ में घेरने की योजना बनाई। तो आप देखें कि वो प्रचार करने के लिए अपने सीटों के बाहर, अपने इलाकों के बाहर नहीं जा पाए। लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं रहा, बहुत सारे कारण रहे। एक कारण तो ये भी रहा कि केजरीवाल जी ने चुनाव के ठीक पहले, हालांकि यह साबित राजनीतिक दलों में बीमारी है, पुजारियों को 18,000 रुपए मासिक देने का, एक स्टाइपेंड देने का फैसला किया, उसका ऐलान किया। तो उस समय सवाल उठा कि जो इमाम है उसको दे रहे थे, तो उस समय क्यों नहीं सवाल ये फैसला लिया गया, क्यों नहीं वो उनकी याद आई। और दूसरी बात ये भी हुई कि इमामों को भी 14 या शायद 17 महीने से नहीं मिल पाई है जो रकम है। तो ये सब बातें हैं। एक चीज और जो पब्लिक के बीच में मैसेज गया, जो शीश माल वाला कांड भारतीय जनता पार्टी ठीक से उठाने में सफल रही। इसकी एक बड़ी वजह है कि शीश माल को लेकर के जो अमिताभ जी कह रहे थे कि लोग कह रहे थे, वो ठीक है कि लोग कह रहे थे, उनके बहुत कट्टर समर्थक होते हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन केजरीवाल की पार्टी और केजरीवाल, मैंने केजरीवाल जी को ना परिवर्तन ऑटो चलाते हुए और उस ऑटो के जरिए हमारे टीवी चैनलों में आते हुए देखा करता था। मैं तब एक बड़े चैनल में काम करता था, तो मैं तब से जानता हूं केजरीवाल से उम्मीद की जा रही थी कि वो अल्टरनेटिव राजनीति देंगे, लेकिन वो दूसरे कार्यकाल में लगातार जस्ट अनदर वन, जिसको मतलब उमेश जी हम ये कहें, अगर हम ये कहें कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये सिद्ध करने में लग गई कि केजरीवाल जी जो हैं वो भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए हैं, ये जनता के बीच में समझाने में भाजपा कामयाब रही। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ये समझाने में कामयाब रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या कोई और दल हो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स करता है, अगर वो शीश महल बनाएगा, वो 40 क्या बजाय 400 करोड़ का भी बनाएगा, तो उस तरह से सवाल नहीं उठेगा जिस तरह से सवाल अरविंद केजरीवाल पर उठा। और इसकी वजह ही अरविंद केजरीवाल की खुद की रणनीति रही, खुद के घोषणाएं रही। उन्होंने पहले कार्यकाल में, आप याद कीजिए, एक पुरानी वैगनार कार से गए थे शपथ लेने, और वो सैंडल के अलावा कुछ पहने नहीं, ढीला ढाला कुर्ता पहनते रहे और वो मफलर लटकाए रहे और बार बार कहते थे कि हम बड़ा बंगला नहीं लेंगे, बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, लाल बत्ती पर नहीं चलेंगे। जिसने इस तरह की घोषणाएं की, और एक बात जान लीजिए कि लाखों लोगों ने, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी समर्थक है, उसमें हो सकता है बहुत सारे कांग्रेस के भी समर्थक है, हालांकि वो सत्ता चल रही थी जब भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था, और उसको आपने, हमने सबने देखा। हो सकता है हम में से भी बहुत सारे लोग यहाँ जो बैठे हैं उनके उन दिनों समर्थक थे। मैं तो खुद जाता था धरना स्थलों पर। तो उस समय बहुत सारे, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों ने एक नए समाज का, नई व्यवस्था का सपना देखा था, और उस व्यवस्था की प्रतीक बनकर के आम आदमी पार्टी बनी थी, उभरी थी। वह आम आदमी पार्टी का जो विचलन हुआ जस्ट अनदर वन पार्टी के रूप में, जिस भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, जनता दल कह लीजिए, कांग्रेस कह लीजिए, मुझे लगता है इस विचलन ने भारत के नहीं बल्कि दिल्ली के अपर मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। क्योंकि आज CSDS का जो एक आंकड़ा आया है उसके हिसाब से देखिए तो झुग्गी जो क्लस्टर जिसको बोलते हैं, उसमें वोट बहुत मिला है। और एक बात और है, जो अमिताभ जी कह रहे थे 2-4% का मार्जिन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन आम आदमी पार्टी को पूरे 10% के वोटों की कमी हुई है। पिछले चुनाव में 53 कुछ परसेंट पाए थे, इस बार 43 कुछ परसेंट पाए हैं। तो पूरे 10% का अंतर हुआ है। और हम जिस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था या प्रक्रिया में रहते हैं,
उस लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रक्रिया में ये 10% का मार्जिन बहुत बड़ा होता है। नहीं बिल्कुल, यहाँ तो 1% स्विंग हो जाए तो तब बदल जाती है राजनीति में बहुत सारी चीजें। नितेश चौरसिया जी भी हमारे साथ हैं। नितेश जी, कहाँ चूक हो गई, क्या लगता है आपको? क्योंकि सभी लोग हैं और सभी को आप सुन भी रहे हैं, कहाँ चूक हुई? कौन से मुद्दे ऐसे रह गए कि जो काम नहीं आ पाए, या शराब इतनी भारी पड़ गई कि लास्ट तक आप उसे बटोरने में लगे रहे? सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। तमाम सभी वरिष्ठ पैनलिस्टों को विशेष तौर से मेरा नमस्कार। सबसे कम उम्र का और छोटा आपके बीच में मैं ही हूँ, तो मेरा प्रणाम आप सब स्वीकार करें। आपको दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबका विशेष तौर से धन्यवाद। आप सभी तमाम जो वरिष्ठ पैनलिस्ट हैं, मैं सुन पा रहा हूँ, काफी चिंतित है और काफी डिटेल में आप लोगों ने चर्चा की। मैं काफी देर से सबकी बातें सुन रहा था और कहीं ना कहीं मुझे भी, आप भी उतने ही हाथ हैं जितने हम भी हाथ हैं, और तमाम कमियां, कई सारी चीजें निकल के आती हैं, जैसा आप भी बता रहे हो। तो इस पूरे प्रकरण में दो बातें मैं स्पष्ट तौर पे कह दूं। बहुत सारी कमियां हो सकती है हमारे अंदर, लेकिन जब हम आम आदमी पार्टी हमारी बनी थी तब से लेके और आज तक सिर्फ और सिर्फ जनता के दिए हुए जनादेश का हमने सम्मान करा। जनता ने हमें सरकार भी बनाने का मौका दिया। आज जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का मौका दिया है। ऐसे में हम अपनी भूमिका, हमारी भूमिका जनता समझता तक तय करती आई है, और आज जनता ने हमें विपक्ष में बैठ के उससे मजबूती से वो तमाम उस महत्वपूर्ण मुद्दों पे जो हमने एक लकीर के तौर पे 10 सालों में जनता को दिए, बताए, और एक बड़ी पूरे 10 से 12 साल के चुनाव में, इस चुनाव में बहुत बड़ी लकीर रही जो आप भी सहमत कर पाएंगे। हमने मुद्दों का चुनाव लड़ा। हमने पूरी राजनीति अपने मुद्दों के इर्द गिर्द रखी, चाहे उसमें हमें सफलता मिली, हमें हमारी सीटों में तब्दील हुई, कम हुआ, ज्यादा हुआ, सरकार गई, तमाम वो अलग विषय है। हम मुद्दों के इर्द गिर्द रहे। इस बात को हम इतिहास की राजनीति में कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने 10 साल के कार्यकाल में हमेशा मुद्दों के इर्द गिर्द की राजनीति करी। दूसरी बात, आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता संभालती है, विपक्ष में हम बैठते हैं। हमारी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होगी कि उनके किए हुए काम जो 10 साल में हमारी सरकार ने जनता को डिलीवर किए, एक तो वो जिम्मेदारी को आगे लेके चलाने की काम। दूसरा, जो वादा इन्होंने किया है, जैसे मान लीजिए महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात, 50,000 नए रोजगार देने की बात, इस तरीके के जितने भी वादे इन्होंने किए हैं, इसको हमें सुचारू तौर से लागू कराने की प्रथम जिम्मेदारी हम अपनी समझते हैं दिल्ली की जनता के प्रति। अच्छा नितेश भाई, आपने एक चीज देखी, आप केजरीवाल जी ने कुछ टाइम पहले ही, अभी चुनाव के अंदर ये बोला कि मैं कुछ चीजें नहीं कर पाया हूं, क्योंकि यमुना सफाई को लेकर आप बहुत एग्रेसिव थे कि भाई ये होनी चाहिए साफ। हर बार आपने इस चीज को लेकर आप आगे भी आए, लेकिन इस बार बोला उन्होंने कि मैं माफी मांगता हूं, मुझे 5 साल और दे दीजिए। बिल्कुल, तो जनता भी तो सोचती है 10 साल दिए, 5 साल और मांग रहे, आखिर कब तक? हाँ, हमने 3 काम स्पष्ट तौर से जनता के बीच में आके कहे थे कि हमने 3 काम पिछले 10 साल में जो आपको वादा किया था वो हम नहीं कर पाए, जिसमें एक यमुना भी एक मुद्दा था। यमुना की सफाई, अच्छी सड़कें, ये हमारे 2-3 इंपॉर्टेंट मुद्दे थे, जिसमें से एक मुद्दा ये भी था। तो ये बात सही है कि हमने सत्यापित, दिखे, हम कोई राजनीतिक करने वाले लोग नहीं है, हमारी कोई बहुत पुरानी खानदान, ऐसी कोई बहुत परवरिश नहीं है कि बहुत पुरानी हम लोगों ने कोई राजनीतिक प्रेरणा ली हो और सीखा हो। तो हम लोग दिल के साफ आदमी, हमने जनता के समझ साफ साफ रखा कि देखिए आपके किए हुए वादों में एक वादा हम ये भी है जो नहीं कर पाए, इसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस बात में सफल रही कि उन्होंने एक राजनीति से प्रेरित होकर कथाकथित घोटाले में हमें परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और हमारे काफी समय उसमें खराब करे। और यहाँ तक भी कि उससे पहले हमें थोड़ा कोरोना में भी टाइम फेस करना पड़ा, तो 2-3 इफेक्टिव टाइम रहे जो हमने इन सब चीजों में निकल गया, और उस दौरान हमने जो जरूरी काम थे जिसमें एक ये भी था, ये हमसे छूट गया। इसके लिए हमने निवेदन करा था दिल्ली की जनता को। शायद दिल्ली की जनता हो सकता है हमारी बात हमारे उनके तक अच्छे से पहुंच नहीं पाई, या हम पहुंचाने में असफल रहे, इसलिए ये तमाम परिणाम है और हम इसको दिल की गहराई से स्वीकार करते हैं, बिना मरों के स्वीकार। चलिए बिल्कुल स्वीकार करते हैं आप, अच्छी बात है, लेकिन बड़ा एक उलटफेर है ये भी। संदीप शुक्ला जी, आप देखें यहाँ पर कांग्रेस कितना बड़ा फैक्टर रहा आम आदमी पार्टी को डैमेज करने में, क्योंकि दोनों इंडिया गठबंधन का पार्ट थे और इसे लेकर पहले भी विवाद रहे
पहले भी आप देखेंगे कि कांग्रेस के बड़े दिग्गज छिटक कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे दिल्ली के। उन्होंने तब भी ये कहा था कि भाई पार्टी को यहाँ पर गठबंधन नहीं करना चाहिए, और यही स्थितियां थी लगातार। और इस बार जब ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं दोनों आपस में समझौता कर दिल्ली में लड़ सकते हैं और कुछ नया कर सकते हैं, तब शायद केजरीवाल जी की तरफ से ना हो गई। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि आप 5 से 7 सीटों पर ही लड़िए, बाकी तो हम मजबूत ही हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर रहा। इसे कैसे देखेंगे आप? कांग्रेस ने कितना डैमेज किया आम आदमी पार्टी को? देखिए संजय जी, एक बात साफ है, कांग्रेस ने जो डैमेज किया, उस बात को जो है अगर देखा जाए दिल्ली में, तो कांग्रेस ने जो डैमेज किया वो किया, लेकिन सबसे बड़ा जो डैमेज का जो पार्ट रहा है वो केजरीवाल जी की तरफ से रहा है। क्योंकि पहली बार आम आदमी पार्टी जो है जब दिल्ली का चुनाव लड़ रही थी, उनके पास मुद्दे नहीं, और वो भारतीय जनता पार्टी के जो चक्रियों में लगातार होते जा रहे, क्योंकि जैसे ही ये फ्री की बात करते, भारतीय जनता पार्टी से बयान आ गया कि हम भी आपको हर चीज देंगे। देखिए, मुद्दे देने और आपको दिल्ली, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है संदीप जी, आवाज साफ नहीं आ रही है जी। हाँ, मुझे लग रहा है संदीप जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। आपको एक बार दोबारा मैं आपको जोड़ूंगा। मैं राकेश शुक्ला जी के पास चलता हूँ। राकेश भाई, आप तो सारी चीज़ें क्योंकि लगातार देख रहे हैं और दिल्ली को बहुत अच्छे से आपने इस चुनाव में भी रीड किया है। अगर आप देखें तो यहाँ पर कांग्रेस की जो स्थिति हुई वो 0 पे गई है, और बहुत सारे लोगों की तो जमानतें जब्त हो गई है। और एक दिल्ली के अंदर ये भी चर्चा रही कि आखिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर केजरीवाल जी उनके साथ जब राष्ट्रीय गठबंधन में गए थे तो दिल्ली में क्यों नहीं? कुछ ऐसे भी स्थितियां रही हैं। तो यहां पर ये फैक्टर कितना रहा, इसे आप कैसे देखेंगे? यही सवाल मैं संदीप जी के पास गया था, ये सवाल आपके पास लेके आ रहा हूं कि कांग्रेस का बिल्कुल 0 पे जाना, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए तो बहुत ज़्यादा एक ऐसा नुकसान कर गया, मुझे लगता है कि जो वो पनप ही नहीं पाएंगे। हम तो डूबे ही डूबे, आपको भी ले डूबे। संजय भाई, लंबे समय के बाद आपके साथ चर्चा में शामिल हो रहा हूं मैं जी। मैं इसको 2 शब्दों से परिभाषित कर सकता हूं कि जो नतीजा है वो कांग्रेस को नकार दिया है और आम आदमी पार्टी को सबक सिखाया है। कांग्रेस को तीसरी बार नकारा गया है, दिल्ली में खासकर। हाँ। तीसरी बार कांग्रेस को नकार दिया है। यानी जिस विश्वास के संकट से कांग्रेस लंबे समय से जूझ रही है, अब उसी पंक्ति में आम आदमी पार्टी भी खड़ी हो गई। अब उसके कारण पे चलते हैं। उसका कारण ये है कि मैं एक चीज के लिए तो कांग्रेस को बिल्कुल मैं बधाई दूंगा कि इस बार कांग्रेस चुनाव लड़ी। नतीजा क्या रहा मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन मतलब इस बार चुनाव में थी, वास्तव में चुनाव लड़ी दिल्ली का। अच्छे उम्मीदवार उतारे गए, और भारतीय जनता पार्टी आज जो सफल हुई है, जिस हम प्रबंधन की बात कर रहे हैं, उस प्रबंधन की सफलता में बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस का है जी। कांग्रेस का इसलिए मानता हूं कि आप याद करिए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव शुरू होते ही जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस अजय माकन जी की तरफ से की गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने आम आदमी पार्टी के लिए डैमेज करना शुरू किया। डैमेज इसलिए क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को दिल्ली का मतदाता अलग तरीके से नहीं देख रहा था, क्योंकि अभी ही 6 महीने पहले ही दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे जी। और ये एक बड़ा फैक्टर गठबंधन दल, यदि गठबंधन दल विरोध करने पे उतारू हो जाता है तो बहुत बड़ा जो मानस परिवर्तन हुआ है भारतीय जनता पार्टी कर पाई है, उसमें कांग्रेस का योगदान है। फिर संदीप दीक्षित जी जिस आक्रामकता के साथ सारे मुद्दों को लेके सामने आए, उन्होंने जितने सवाल उठाए, उन सभी सवालों से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पीछे हट गए। तो एक ये भी मानस बना कि कांग्रेस जो कह रही है, जो इस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी, इसका मतलब है कि बात सही है। तो एक जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस इशू को रेस किया वो था सहजता का संपन्नता में बदलना। तो सहजता जब संपन्नता में बदलती है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो इशू है इसीलिए स्टैंड कर पाया क्योंकि बराबर कांग्रेस का समर्थन मिल रहा था उसमें। मतलब एक और है ना राकेश जी, ऐसा आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि कांग्रेस क्या है, कुछ नहीं है दिल्ली के अंदर।
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस कुछ नहीं है, ये तो आम आदमी पार्टी को नहीं लग रहा था, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनको लगा कि कांग्रेस का वोट तो है। हाँ। आप ये देखिए कि 2015-2020 में भी विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी कांग्रेस 4.5% वोट तो लेके खड़ी थी ना। तो इसलिए नहीं तो कांग्रेस बिल्कुल गठबंधन में खत्म तो कहाँ नहीं है हुई फिर है। राकेश भाई? अगर लग रहा था तो देखिए ना, गठबंधन में कहाँ है? वहां तो नकार दिया गया, और ऐसा कहा जाता है कि ये गठबंधन भी आम आदमी पार्टी की तरफ से नकारा गया है, कांग्रेस ने नहीं नकारा। आप याद करिए लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद जो पहला रिएक्शन केजरीवाल जी का आया, केजरीवाल जी ने कहा कि हमारी कांग्रेस से शादी थोड़ी ना हुई है, ये लोकसभा के लिए गठबंधन था हाँ। और गठबंधन हमारा अभी से खत्म हो गया। अभी और से जब खत्म। विधानसभा चुनाव आया तो उन्होंने इंडी गठबंधन पे इस बात के लिए दबाव बनाया कि कांग्रेस को इंडी गठबंधन से बाहर किया जाए, बाहर किया जाए उसको जी। लेकर सभी क्षेत्रीय दलों से उन्होंने बात किया और उसका नतीजा ये हुआ कि क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस पे दबाव बनाया। बिल्कुल, सपा ने तो पूरा अटैक कांग्रेस किया। पे हाँ। लेकिन कांग्रेस पे दबाव इसलिए सार्थक नहीं हो पाया क्योंकि कांग्रेस, ये कहिए उसकी रणनीति थी या चूक हो गई कि कांग्रेस के परंपरागत परिवार के कैंडिडेटों को टिकट दे चुकी थी वो, तो उनपे उसका केंद्रीय नेतृत्व का भी दबाव नहीं था। इसलिए परिवार का जो कांग्रेस का पारिवारिक कैंडिडेट था वो बहुत मुस्तैदी से चुनाव लड़ा और उसी का नतीजा रहा कि आम आदमी पार्टी को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। बिल्कुल। और राकेश भाई, अगर आप देखें संदीप दीक्षित को, क्योंकि परवेज वर्मा और संदीप दीक्षित जितना अटैक करते गए, परवेज वर्मा उतना मजबूत होते गए, भले ही संदीप दीक्षित जी को वहां पर कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ हो। आम आदमी पार्टी में माननीय अरविंद केजरीवाल जी का सवाल करो और भाग जाओ की रणनीति इस बार काम नहीं आई। यदि वो संदीप दीक्षित, अजय माकन जैसे लोगों के सवाल का जवाब देते तो मुझे लगता है आज इतना डैमेज नहीं होते, क्योंकि दिल्ली की जनता जवाब चाहती थी कि आप पे जो आरोप लग रहा है। और एक बड़ी बहुत माहीन बात मैं बताऊं संजय भाई, 2013 के चुनाव जो आम आदमी पार्टी लड़ी वो रेफरेंडम करके लड़ी थी, लोगों से पैसा कलेक्ट की थी। 2015 के चुनाव में आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ भोजन करने के लिए थाली का रेट तक तय था। यानी जनता के पैसे से जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी तो जनता ने पूरी मदद किया। लेकिन इस बार का चुनाव आम आदमी पार्टी अपने पैसे से लड़ी, तो दिल्ली के मतदाताओं में भी यह मैसेज गया कि सहज अब संपन्न हो चुका है। तो जिस सहजता के साथ दिल्ली की जनता खड़ी थी, जिस ईमानदारी के साथ दिल्ली की जनता खड़ी थी और जिस ईमानदारी और विश्वसनीयता को दिल्ली की जनता लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट करती थी और विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी को वोट करती थी, वो ईमानदारी और विश्वसनीयता इस बार उसे भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखी। इसलिए दिल्ली में जो 15% स्विंग वोट है, वो 15% स्विंग वोट को भारतीय जनता पार्टी 10% अपने साथ जोड़ने में बहुत हद तक सफल रही। और उसका सबसे बड़ा कारण यही था, ईमानदारी और विश्वसनीयता। फ्री बीज उसमें जो था, वो फ्री बीज के सामने भी भारतीय जनता पार्टी ने एक नया फ्री बीज पॉकेट तैयार किया मिडिल क्लास के बीच में 12,000 की छूट देके। तो आप ये देखिए कि फ्री बीज भी गया भाजपा के साथ और ईमानदारी पे वोटिंग करने वाला भी गया भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो ऐसे में जो लाभ का चश्मा लगा के मतदाताओं को अपनी लाभकारी योजनाएं केजरीवाल जी दिखा रहे थे, वो लाभ का चश्मा जो उन्होंने लगाया था, उससे मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट देख ली और उसमें उनको लगा कि जो गणित दे रहे थे अरविंद केजरीवाल जी कि मेरी सरकार से 25,000 बच रहे हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जब लिस्ट देखी तो उसमें उनको 40,000 रुपए बचता हुआ दिखा। तो 40,000 रुपए फ्री बीज का और मिडिल क्लास को जो 70-80 हजार रुपए साल की बचत हो रही है, तो मिडिल क्लास और ईमानदार ये दोनों वोटर छिटक गया आम आदमी पार्टी से। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस बार उसको नकारा नहीं गया है, दिल्ली की जनता ने उसको सबक सिखाया है। अभी भी यदि संपन्नता सहजता की तरफ लौटती है और छद्म छल का काम नहीं करती तो आम आदमी पार्टी के लिए अभी गुंजाइश खत्म नहीं हुई है। गुंजाइश खत्म नहीं हुई, नहीं ये तो बिल्कुल, अभी तो 5 साल बाद पता लगेगा क्या रहेगा। लेकिन फिर भी सवाल बहुत सारे हैं कि इस बार झटका तो दे दिया जनता ने। अर्शप्रीत खडियाल जी भी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप भी। अर्शप्रीत भाई, क्या हुआ दिल्ली में, क्या लगा आपको? क्योंकि इंडिया गठबंधन का पार्ट था आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी के खुद के जो लगातार ये विरोध कर रहे थे कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना, वो खुद ही हार गए हैं। और जो घटक दल थे इंडिया के,
वो भी यही बात कहने लगे थे कि कांग्रेस तो अब बी पार्ट बन गई है, कोई कह रहा था भाजपा की बी पार्टी हो गई, इस तरीके के बहुत सारे आरोप आपके ऊपर लगने लगे थे। आखिर दिल्ली का जो रण सजा और दिल्ली के अंदर जो रिजल्ट आया, जो जनादेश आया, उसमें कांग्रेस एक बार फिर जीरो की ओर। देखिए, पहली बात तो आरोप लगने में और आरोप साबित होने में बड़ा अंतर होता है। आरोप कोई भी किसी पे भी लगा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि सबसे बड़ा सेटबैक इस इलेक्शन में अगर किसी को लगा है तो वो आम आदमी पार्टी है। उसके 3 मुख्य कारण हैं। एक तो इन्होंने राजनीति वहां से शुरू की थी, इनकी सरकार वहां पे थी और इनकी हाईकमान इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी। दूसरी बात यह है, अब आम आदमी पार्टी के लिए दी एंड हो चुका है, टाटा बाय बाय हो चुकी है। और अब इसके बाद बारी है पंजाब की। 2027 के बाद आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी का पक्के तौर पे दी एंड हो जाएगा, क्योंकि अभी ये अपने आप को नेशनल पार्टी कहते हैं। नेशनल पार्टी कहना बंद कर दे, अपने आप को क्षेत्रीय पार्टी कहे, रीजनल पार्टी कहे। और उसके बाद जब पंजाब में इलेक्शन आएंगे तो अपने आप को क्षेत्रीय पार्टी कहने के लायक भी नहीं बचेगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई थी। मीडिया के लिए आम आदमी पार्टी जो है बहुत जो है कि एक थ्रेट टू डेमोक्रेसी बन गई थी। क्योंकि देखा हमने कैसे मीडिया को आम ट्विस्ट किया, कैसे बार बार आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी दिल्ली में और पंजाब में, मीडिया के साथ क्या उनका बर्ताव था, किस हिसाब से मीडिया को चलाने की कोशिश कर रहे थे, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। पॉलिटिकल वेंडेटा ऑपोजिशन के साथ तो किया ही किया, मीडिया के साथ भी करने की कोशिश की, और इस वजह से आम आदमी पार्टी को बाहर का रास्ता दिल्ली ने दिखाया। दूसरी बात यह है, पंजाब की जो आम आदमी पार्टी का यूनिट है वो इस जीत को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की हुई है वो बहुत खुश है आम आदमी पार्टी का पंजाब यूनिट कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली यूनिट हारा। और उसका कारण ये है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी वो दिल्ली में ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं, पंजाब में ज्यादा इंटरफेरेंस दिखा रही। और भगवंत मान साहब की जो कुर्सी है चीफ मिनिस्टर की, अब उस पे केजरीवाल साहब जो है आंख जमाए बैठे हैं, और इस वजह से भगवंत मान साहब भी जो है थोड़ा थोड़ा हमें घबराए हुए नजर आ रहे हैं, बिविल्डर्ड नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, केजरीवाल साहब पावर के बगैर रह नहीं सकते। मतलब हर्षप्रीत जी, आप ये कह रहे हैं कि जो पंजाब है वो दुधारू गाय था? देखिए, ऐसा है, मैं दिल्ली के लिए आपको, जब मैं बताता हूँ आपको, पंजाब के पॉलिटिकल अफेयर्स में आम आदमी पार्टी के दिल्ली यूनिट का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस था, बहुत ज्यादा दखल अंदाजी थी। हाँ। अब भगवंत मान साहब की कुर्सी खतरे में इस वजह से आ गई क्योंकि केजरीवाल साहब पावर के बगैर रह नहीं सकते, वहां पे हार चुके हैं, टाटा बाय बाय हो चुका है। तो अब पंजाब के सीएम की जो कुर्सी है उसके ऊपर नजरें जमाई हुई है। और उसके 2 मुख्य कारण बताऊंगा आपको। एक तो जो अमन अरोड़ा जी हैं, पंजाब आम आदमी पार्टी यूनिट के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा है हाल ही में कि चीफ मिनिस्टर जरूरी नहीं है कि सिख चेहरा ही हो, वो हिंदू भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मेरिट के आधार पे उसको होना चाहिए। तो यानी कि एक हिसाब से उन्होंने विरोध किया भगवंत मान साहब का और जगह बनाने की कोशिश की केजरीवाल साहब की। और दूसरा, बायपोल होना बाकी है लुधियाना में, और केजरीवाल साहब ने अपनी पार्टी का संविधान बदल दिया था ताकि अध्यक्ष के पद पे, कन्वीनर के पद पे बरकरार रह सके। तो ये सारी चीजें जो है आप देखेंगे आने वाले टाइम में। और दूसरा ये है कि आम आदमी पार्टी का जो झाड़ू है वो कहते हैं ना कि इट्स टू बिट्स नाउ एंड पीसेस, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो कुछ लीडर्स थे वो सिर्फ सत्ता के सुख की वजह से थे। और अब जो उनको दिख गया कि आम आदमी पार्टी हार गई, दी एंड हो गया, टाटा बाय बाय होगी, तो बहुत सारे छोड़ के जाएंगे, बहुत सारे लीडर्स डिफेक्ट करेंगे, पार्टी बदलेंगे। और आम आदमी पार्टी को मैं यही बेनती करूंगा कि आपने जो हंकार, जो लोकतंत्र को अंडरमाइन किया, संविधान को अंडरमाइन किया, हंकार आपका था, वो सारा लोगों ने चूर चूर कर दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी तैयारी कर ले। पंजाब में भी आपको याद होगा जब लोकसभा इलेक्शन था, इन्होंने कहा था 13-0 करेंगे और 3 पे खत्म हो गए थे, और कांग्रेस पार्टी ने 7+1 पे जीत हासिल की थी। और भाजपा 0 पे ऑल आउट हो गई थी, बायपोल हुए 5, उसमें भी भाजपा 0 पे ऑल आउट। तो अब आने वाला टाइम जो है पंजाब में वो कांग्रेस पार्टी का है। पर दिल्ली के अंदर तो झाड़ू आपको भी समेट के ले गई हर्षप्रीत जी। दिल्ली के अंदर तो झाड़ू 3 बार से आपको समेट दे रही है। आप देखिए, आपका वोटर ही है उधर, यहाँ तो आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए, जहां तक बात है दिल्ली की, अब मैंने जैसे आपको बताया कि दिल्ली में इनकी राजनीति शुरू हुई थी अन्ना हजारे के साथ, हजारे साहब के साथ, और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने जो बड़े बड़े खोखले वादे और दावे किए, दिल्ली के लोगों ने उनको रिजेक्ट किया। जो आउटरेजियस क्लेम्स केजरीवाल साहब के थे कि एक सिटिंग सरकार यमुना को पॉइजन करने की कोशिश कर रही है,
मास जेनोसाइड का इल्जाम लगाने की कोशिश की, वो लोगों ने रिजेक्ट किया। फिर इन्होंने जो शीश महल बनाए 53 करोड़ और एक रेजिडेंस पे लगाया, फिर उसके बाद दिल्ली लेकर स्कैम में सीएम साहब भी अंदर चले गए थे, डिप्टी सीएम साहब भी अंदर चले गए थे, मंत्री साहब भी अंदर चले गए थे, एमपी साहब भी अंदर चले गए थे। फिर उसके बाद इन्होंने कहा महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं हम, जब आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन महिला सशक्तिकरण सिर्फ टेम्परेरी बेसिस का ही क्यों किया? उसके बाद सीएम फेज तो अनाउंस किया नहीं आतिशी को। और जब अरविंद केजरीवाल साहब 6 महीने अंदर लगा के आए, उन्होंने पहले अपनी सीएमशिप जो है, सीएमशिप अपने पास रखी। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि सीएम ऑफिस नहीं जाओगे, सेक्रेटेरिएट नहीं जाओगे, कोई फाइल नहीं साइन करोगे, उसके बाद उन्होंने जो ये जिम्मेवारी है फिर आतिशी जी को दी। यहाँ से पता लगता है कि केजरीवाल साहब की भूख पावर के लिए कितनी, और उसके बगैर वो नहीं रह सकते। तो इस वजह से भगवंत मान साहब की जो घबराहट है कहीं ना कहीं जायज नजर आ रही है। घबराए क्योंकि आप देखिए पंजाब के एमएलए जो हैं उनको भी समन कर लिया, वहां पे कपूरथला हाउस में मीटिंग रख ली है उनने। और इससे पहले मीटिंग आम आदमी पार्टी अब घबराई, कंफ्यूज, बौखलाई हुई इसलिए घूम रही है क्योंकि उनको पता फ्यूचर तो इसके बाद है नहीं, कम बैक कोई होगा नहीं। इस वजह से बार बार मीटिंग्स भी कैंसिल हो रही हैं। तो आम आदमी पार्टी को मैं बिल्कुल, और ये भी चीज़ है क्योंकि दिल्ली के साथ साथ पंजाब भी गर्म हो गया। अमिताभ जी देखिए, पंजाब तो गर्म होना ही था, ये तो शुरू से ही कहा जा रहा था कि जिस तरीके की तस्वीरें और जिस तरीके के बयान और जिस तरीके की बातें चल रही थी, वो ऐसा लग रहा था कि इसके बाद पंजाब में कुछ ना कुछ तो सही नहीं है, क्योंकि पंजाब भी एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन यहाँ पर हम दिल्ली की बात करें, दोनों लोगों को आपने सुना, यहाँ एक बात जो लगातार आप देखेंगे अमित शाह जी के बयानों में थी, शराब को लेकर उन्होंने कहा कि शराब की दुकानें आपने इस कदर खोल दी हैं, यहाँ पे एक के साथ एक फ्री कर दी है, तो बहुत सारे मुद्दों के ऊपर शराब इतनी हावी हो गई कि लोगों को ये लगने लगा कि यार वास्तव में अगर शराब इस कदर हावी कर रहे हैं तो इसके पीछे का जो घोटाला है वो भी वास्तविक सच है। अमिताभ जी देखिए, ये बात बहुत स्पष्ट है, शराब घोटाला हुआ था, ये बात लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, पैसे नहीं बरामद हो पाए, तो ये बात भी लोगों को समझ में आ गया है कि चूंकि ये लोग बहुत शातिर थे, जिस ढंग से नए नए फोन तोड़ना, सिम तोड़ना जैसे घटनाएं सामने आई और इनको जेल जाना पड़ा, मनी ट्रेल पता चला, ठीक है मनी बरामद नहीं हुई, तो लोग जानते हैं कि ये खुद रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते रहे हैं, तो इनको पता है कि मनी का हिसाब क्या करना है। जिस ढंग से जो रणनीति से इन्होंने काम किया था, वो सारी चीजें जनता के सामने एक एक करके आई हैं। ये बहुत स्पष्ट है, शराब को लेकर के इस पार्टी को काफी बदनामी झेलना पड़ा है। लेकिन एक बड़ा कारण और मैं बताता हूं, अगर इन्होंने अपना कोर्स करेक्शन नहीं किया तो ये पार्टी जितनी तेजी से उठी है उतनी ही तेजी से इसका क्षय निश्चित हो गया है। आप देखिए, जो स्तंभ लोग थे जिन्होंने इस पार्टी को स्थापित होने में मदद किया, पॉपुलर होने में मदद किया, उन सारे स्तंभों को एक एक करके पार्टी से बाहर कर दिया गया। यहाँ भी एकाधिकार की बात चल रही है, अगर आप देखें अमिताभ जी, यहाँ भी लगातार लोग यही कहते रहे कि वहां पर भी एकाधिकार ही है, केवल 2-3 छत्रपों की बात सुनी जाती है केवल। जी, जो भी उनके साथ मतलब बराबरी के स्तर पे थे या उनसे सीनियर थे अरविंद केजरीवाल से, उन सबको बाहर कर दिया इन्होंने। आप देखिए तो जो स्तंभ थे, हाँ जी हुजूरी करने वाले लोग साथ में रह गए। आपने राज्यसभा चुनाव के समय देखा कि किस तरीके से इन्होंने पार्टी के अपने नीतिगत तौर तरीकों की अवहेलना की थी, उसको लेकर के बहुत आलोचना हुई थी। तो लोगों के दिमाग में ये बात आने लगी कि जिस पार्टी को हमने इतने प्यार से देखा कि ये देश की राजनीति को बदलने के लिए आ रही है, समर्थन इसीलिए तो मिला था इनको, इतनी तेजी से ये क्यों चढ़े थे? क्योंकि देश की राजनीति में लोग चाहते हैं कि स्वच्छता आए, सुधार आए, भ्रष्टाचार खत्म हो और बेहतर तरीके से भारत चले, इसलिए इनको इतनी तवज्जो मिली थी। और जैसे ही ये पार्टी सत्ता में आती है, उसके बाद जो इनकी हरकतें होती हैं और एक के बाद एक जो स्टालवार्ड्स हैं, जो समझदार लोग हैं, उन सबको बाहर किया जाता है और फिर केवल लल्लो चप्पो करने वाले रह जाते हैं, तो एक मैसेज अपने आप संदेश जनता में जाने लगता है। उसका असर अब शुरू हो चुका है। ये फ्री बीज के दम पे वापस सत्ता हासिल करना चाहते थे, उसको भी एक वर्ग ने नकार दिया। उसकी समझ में आया कि फ्री बीज के चक्कर में जो राज्य लाभ की स्थिति में था, आज वो घाटे की स्थिति में है। स्टाफ को देने के लिए सैलरी इनके पास नहीं है, डिपार्टमेंट्स नुकसान में जा रहे हैं, बसें नहीं है खरीदने के लिए। यमुना लाख वादों के बाद भी ये जरा भी साफ नहीं कर पाए।
और कोई भी मौसम ऐसा नहीं जाता जब जनता को परेशानी नहीं होती है। जाड़े आते हैं तो हवा में सांस लेना मुश्किल है, बरसात आती है तो सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है, इतना वाटर लॉगिंग होता है, सड़कों की हालत इतनी खराब है। तो ये सारी चीजें देख रही है जनता ना, कि कैसे इन्होंने इस राज्य को डुबो सा दिया है। तो इसलिए अब इनकी जो स्थिति है उसमें कोर्स करेक्शन अगर नहीं करते हैं, वापस अपने तौर तरीकों में सुधार नहीं लाते हैं, तो धीरे धीरे इनका छीजना तय है। और पंजाब के विधायकों की बैठक यहाँ बुलाई गई है। यहाँ बुलाने का क्या मतलब है? इसका मतलब है इन्हें समझ में आ गया है कि अब भाजपा और कांग्रेस पूरी तरह से लग जाएंगे कि पंजाब से भी इनका अस्तित्व का सफाया हो जाए। और इसमें दो राय नहीं है। अंदर खाने जो हमारे पास खबरें हैं, जो जानकारियां मिलती हैं, कहीं ना कहीं उस दिशा में काम शुरू हो चुका है कि कैसे भाजपा में आप की सरकार है उसको अपदस्थ किया जाए। हो सकता है पार्टी में बड़ी टूट हो। अब बड़ी टूट होगी, उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा, भाजपा को मिलेगा, ये भविष्य बताएगा। लेकिन मतलब पंजाब में संकट के बादल छा गए हैं, ये आप कह रहे हैं? बस सीधा सीधा एक है कि जो अर्शप्रीत जी कह रहे थे कि पंजाब में हलचल तेज हो जाएगी। अमित शाह की बात सुनिए ना आप। अमित शाह पंजाब को स्ट्रेटेजिक स्टेट मानते हैं ना, सीमावर्ती स्टेट है। और जिस तरीके से शराब और आतंक को बढ़ावा मिल रहा है, अब पिछले 2-3 महीनों में जिस तरीके से बम विस्फोट की घटनाएं हो रही हैं और मादक द्रव्यों की तस्करी को जितना बढ़ावा मिल रहा है, जिस तरीके से वहां की सरकार नाकाम है उन सब चीजों को संभालने में, तो भारत सरकार को तो जरूरत है कि उस सीमावर्ती प्रदेश पे काम करे। तो किसी भी तरह बिल्कुल, ये एक बड़ी चीज है और बड़ा इश्यू भी है, और उस पर भी बात होगी। संदीप जी आप एक यहाँ पर 2-3 विषय हैं, अगर आप उस पर अपनी राय देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कि एक तो आप देखिए कि लगातार यहाँ पर दिल्ली में एक टकराव चलता रहा कि हमें काम नहीं करने दिया जाता। दिल्ली की जनता इसी बात में कंफ्यूज रही कि आखिर करें क्या। जब भी कोई बात होती थी, जब भी कोई मुद्दा आता था, तो कहा जाता था कि हमारी हर चीज में टांग फंसा दी जाती है। पहले एमसीडी नहीं थी तो कहा जाता था कि एमसीडी की वजह से सब दिक्कत हो रही है, अब तो एमसीडी भी आ गई। उसके बाद भी फिर ऐसी दिक्कतें रही, तो जनता जो है वो लगातार तरसती रही कि आखिर काम कैसे हो। तो शायद ये भी एक बदलाव का बड़ा मोटिव रहा हो, ये भी एक फैक्टर रहा हो कि भाई आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो चलिए वो डबल इंजन को वोट दे देते हैं। और दूसरा जो चुनावी रणनीति अमित शाह जी की रही, उस पर आप अपनी राय रखिएगा जी। देखिए संजय जी, दिल्ली को लेकर जो है एक रणनीति जो है, हमेशा केजरीवाल जो है खुद रणनीति बनाते थे और उस रणनीति में बीजेपी जो है उस चक्रव्यूह में फंसती थी, कांग्रेस फंसती थी और वो अपनी राजनीति करते थे। बीजेपी और कांग्रेस को उस पर जवाब देना पड़ता था। पहली बार इस तरह की रणनीति जो है भारतीय जनता पार्टी बनाती थी और उस रणनीति में ये जी। मुझे लगता है कि आज संदीप जी से संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। मैं उमेश जी इसी सवाल को लेकर आपके पास आ रहा हूं। उमेश भाई, क्या लगता है आपको? और आपने कांग्रेस को भी सुना, आम आदमी पार्टी को भी सुना, और पंजाब में भी संकट के बादलों की बात हुई है। देखिए, कांग्रेस तो जो है, जब नरेंद्र मोदी जी का इतिहास लिखा जाएगा तो ये जरूर कहा जाएगा कि 3 बार, अगर वो दिल्ली नहीं जीतते तो कहा जाता है कि 3 बार तो उन्होंने देश को जीता लेकिन दिल्ली नहीं जीत पाए। लेकिन अब कहा जाएगा कि उन्होंने 3 बार देश को जीता और आखिर में दिल्ली को भी जीत लिया। और निश्चित तौर पर जो दिल्ली की जीत है उसमें कांग्रेस की आहुति है। 6.4% के करीब वोट पाया है कांग्रेस ने, लेकिन ये बहुत बड़ा वोट नहीं होता है। लेकिन कांग्रेस ने एक परसेप्शन जरूर बनाया आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और उस परसेप्शन पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली। जो फेंस पर वोटर होते हैं ना, उन्होंने मान लिया कि भैया हमको वोट भारतीय जनता पार्टी को देना है, कांग्रेस को वोट देने की बजाय। तो कांग्रेस इस मामले में भले वो संख्या बल के हिसाब से वो बड़े गेनर नहीं रही हो, लेकिन वो लूजर भी नहीं रही है। क्योंकि एक बात ध्यान देने की है कि जहां जहां भी कांग्रेस की स्थिति खराब हुई है, वहां वहां आम आदमी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या इसी तरह के दल हैं। उत्तर प्रदेश को याद कीजिए, तो वहां बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने समझौता किया और उसके बाद से वो श्रिंक होती चली गई। तो अब ये हालत है कि वहां भी वो दिल्ली की तरह मतलब बुरी हालत में है। और रही बात पंजाब की, तो पंजाब में भले तोड़ फोड़ हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जितना बड़ा बहुमत है आम आदमी पार्टी के पास,
वो सरकार को बहुत बुरी तरह से कोई परास्त कर पाएगा। लेकिन ये तय है कि आम आदमी पार्टी पर संकट के बादल हैं। मैं थोड़ा दूसरी बात की ओर देखता हूँ। आंदोलन से उभरी हुई राजनीति आजादी के बाद देखेंगे तो जयप्रकाश आंदोलन के बाद जो जनता परिवार की राजनीति है वो उभरी, और उसके नेता तो अभी भी स्थापित हैं। लेकिन याद कीजिए 1985 में असम में एक आंदोलन से एक राजनीति उभरी थी, असम गण परिषद बनी और हॉस्टल से लोग गए थे शपथ लेने राजधानी दिसपुर के सचिवालय में, राजभवन में, और वो राजनीति कहाँ खत्म हो गई? कहीं उसी तरह से वो धूमकेतु की तरह उभरी हुई राजनीति थी, कहीं उसी तरह से आम आदमी पार्टी का भी हश्र न हो जाए। और फिर मैं दोहराऊंगा कि आम आदमी पार्टी को लेकर के जो उसके समर्थक थे उन्होंने जस्ट अनदर वन पार्टी के रूप में उसको नहीं देखा था। उन्होंने देखा था कि ये चीजें बदलेंगी। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी पर बहुत बड़ा संकट है, और पंजाब का तो एक संकट है, वो रहेगा ही। राजनीति में तो ऐसे खेल चलते रहते हैं, लेकिन जितना बड़ा बहुमत है आम आदमी पार्टी को पंजाब में, उसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको 2/3 तोड़ना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा मौजूदा जो बदल कानून है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वहां बहुत बड़ा संकट नहीं होगा। लेकिन हाँ, राजनीति प्रतीकों में खेलती है, और प्रतीकों में अगर वहां विद्रोह भी होता है तो वो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। और कांग्रेस शायद ये बात समझ चुकी है कि उसे अब मजबूती से हर जगह लड़ना है। पता नहीं वो बाकी राज्यों में ऐसा करेगी कि नहीं करेगी, जहां वो आम आदमी पार्टी या दूसरे दलों के सहयोग से लड़ती रही है। तो तब तक उसको बहुत ज्यादा जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। हालांकि आप देखेंगे कि बीते झारखंड चुनाव में भी उसको साथ मिला, और अगर वो सत्ता में है तो हेमंत सोरेन के चलते हैं। लेकिन ये लंबा रास्ता है कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस में आप देखेंगे, याद कीजिएगा, अजय माकन बार बार कहते हैं कि 2013 में आम आदमी पार्टी को समर्थन देना कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी। हमें यह भी देखना चाहिए कि जिस शराब घोटाले में या आबकारी नीति घोटाले में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा, उसको भारतीय जनता पार्टी पर बड़े ही आरोप लगाते रहे हो, उसका खुलासा और उसका भंडाफोड़ अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। बिल्कुल, और शराब घोटाला भी कांग्रेस ने ही खोला था, वो भी सबके सामने है। लेकिन कांग्रेस अपने आरोप लगाने के बाद जो बैकफुट पे गई ना इंडिया गठबंधन के बाद, तो मुझे लगता है उसके बाद से कांग्रेस कहीं ना कहीं फिर बैकफुट पे ही रही, क्योंकि आरोप और घोटाले सारे उन्होंने खोले और बीजेपी ने लपक लिए तो रिजल्ट सामने रहा है। फिर भी नितेश जी, क्या लगता है आपको? सब लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी पे संकट के बादल भी हैं और अब सबसे बड़ी चुनौतियां भी हैं कि अपने वजूद को कैसे बचा के रखना है। जल्दी से अपनी बात रखिएगा, क्योंकि मैं फिर राकेश शुक्ला जी से इसका एक निचोड़ ले लूंगा। जी, मैं भी आपके जवाब से पहले एक छोटा सा जवाब देना चाहूंगा। अभी कांग्रेस की मैं भाई की सुन रहा थी बात, वो मुझे लगता है कि बीजेपी की जीत से ज्यादा खुद की हार में खुश हैं। और एक तरफ से अगर हम कहें कि वो जश्न मना रहे हैं बीजेपी की जीत का, और हम जब कहते थे तो इस बात को बड़ा अलग तरीके से लिया जाता था जो हम चुनाव से पहले लगाते थे। खैर, वो उनकी अपनी रणनीति है, वो अपने हिसाब से समझें। लेकिन हाँ, रही बात किसी प्रकार की संकट की, तो मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, ये बात सभी कह रहे हैं। और आज के परिवेश में हम हर वो चुनौती को लेने के स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं जो भी चुनौतियां हमारे समीप होती हैं। और रही बात बार बार ये खंडन होने की, विखंडन होने की, तो आम आदमी पार्टी में एक एकता है, एक प्यार है, एक एकजुटता है, और सत्ता का रहना और ना रहना ये तो समय समय की अपनी जनता का अपना प्रेम है, समय समय की अपनी एक परवरिश है। इसमें हम नहीं जाते। लेकिन आंदोलन हमारा शुरू से अंत तक रहेगा। आज तक सत्ता में रह के हमसे लोगों ने उम्मीदें लगाई, आज हमें विपक्ष में देखे अच्छा, एक चीज बताइए नितेश, पंजाब में एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। चलिए, पंजाब और ये तो दिल्ली आपने देख ही ली है, एक सवाल आपसे ले रहा हूं, छोटा सा जवाब आप उस पर दीजिएगा। आतिशी जी को आपने मुख्यमंत्री बनाया और महिला सशक्तिकरण की बात भी कही, और जब चुनाव हुआ तो ऐसा क्या हुआ कि उनके फेस पर चुनाव नहीं लड़ा गया? तब महिला सशक्तिकरण को लेकर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर केजरीवाल जी तब अपने ही फेस पे क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे थे? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज अरविंद केजरीवाल जी की जो लोकप्रियता है, आज भी मैं कह रहा हूं, वो सबसे ज्यादा है। ऐसे में हमारी रणनीति का पार्ट था ये कि हम अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पे हमें सकारात्मक, हर तरफ से सकारात्मक रिजल्ट्स आते हैं। तो हमने उसी तहत
हमने अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा। अब आपने देखा होगा हमने लगभग 43% की अगर वोट मार्जिन, एक बहुत बड़ा अच्छा खासा वोटिंग शेयर है जो हमने उनके चेहरे पे गेन करा है। तो ये एकदम से खिलाफत नहीं है किसी चीज की, ये नहीं कह सकते कि उनको डिनाई करा गया। हाँ, डिनाई करा पीछे गया। भी तो खड़े रह के और वो भाजपा चुनाव को प्रचार 2% के अपनी स्टार बातें प्रचारक बोलते हो हैं। सकते थे, एक मैसेज दे सकते थे। ये सवाल चल रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये हमारी राजनीति, मैंने आपसे कहा नहीं, स्ट्रेटजी का पार्ट था। अब स्ट्रेटजी में कुछ कमियां रही हैं तो उसको हम चलिए, आगे मैं नजर राकेश जी, रखेंगे। राकेश जी क्या लगता है आपको, क्योंकि सभी लोगों को आपने सुना, यहाँ पर फैक्टर बहुत सारे हैं, लेकिन चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के सामने भी बड़ी रहने वाली हैं, क्योंकि उन्होंने भी जो वादे किए हैं और जो वास्तव में 11 साल से जो दिल्ली की जनता को चाहिए कि भाई जिस विकास को लेकर हमेशा लड़ाई रही है कि ये काम इसलिए नहीं हो रहा कि डबल इंजन नहीं है और हमें परेशान किया जा रहा है, अब तो डबल इंजन आ गया तो सारी चुनौतियां मुझे लगता है कि अब बीजेपी के सामने आ जाएगी। लेकिन एक बात पर जो बात अभी मैं आम आदमी पार्टी से पूछ रहा था कि आखिर आतिशी जी के फेस पर चुनाव लड़ा जाता है और केजरीवाल जी ये कहकर चुनाव लड़ाते हैं कि देखिए मेरे साथ जो हुआ वो अन्याय है, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई मैंने चेंज किया है, तो शायद कुछ बदलाव बन सकता था। कहीं तो चूक हुई है। राकेश भाई जी। संजय भाई, क्या है कि जैसे ही आतिशी जी का नाम घोषित हुआ तो पहला रिएक्शन आया सौरभ भारद्वाज जी का, और उन्होंने उसी समय ये स्पष्ट कर दिया जब उन्होंने कहा कि आतिशी खड़ाऊ मुख्यमंत्री हैं, तभी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि ये न टिकाऊ है और न लंबे समय तक चलने वाली है। हाँ। फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव के समय केजरीवाल जी ने सबसे पहला जो इशू रखा वो ये रखा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, आप जिताइए आम आदमी पार्टी को। जी। तो दूसरा जो सौरभ भारद्वाज जी ने कहा, सौरभ भारद्वाज जी की बात को उन्होंने आगे बढ़ा दिया अरविंद केजरीवाल जी, और सब हार गए, ये बात जितने बड़े दिग्गज थे। बिल्कुल सही जी। और मुझे लगता है कि आतिशी की जीत भी ठीक है, जीत गई है वो, लेकिन रमेश बिदोड़ी बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं कालका जी में। हाँ। नया कैंडिडेट जो आया हुआ था, मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़ा हुआ, उसके बाद भी वो बहुत बेहतर चुनाव लड़े हैं आतिशी के खिलाफ। और आतिशी के वोट का मार्जिन देखा जाए 3000 वोट कोई बहुत बड़ा वोट नहीं होता है। जहां तक अभी आप पंजाब की बात कर रहे थे, मेरा अपना आकलन ये है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का जो एक स्लोगन है आपदा, जिस तरीके से दिल्ली आपदा मुक्त हुई है, उसी तरह से अब भगवंत मान भी अपने को आपदा मुक्त ही महसूस कर रहे होंगे। ठीक है, आज केजरीवाल जी विधायकों की बैठक कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पार्टी के नेता हैं, वो संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, इस नाते वो कर रहे होंगे। लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में किसी दल को आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए ऊर्जा नष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी संजय भाई। आम आदमी पार्टी में ही द्वंद्व शुरू होगा और अब होगा नेतृत्व की लड़ाई, क्योंकि भगवंत मान लंबे समय से आम आदमी पार्टी की सरकार को बड़ी कुशलता के साथ चला रहे हैं। ऐसे में यदि अरविंद केजरीवाल जी उसमें थोड़ा भी पेच फंसाने का प्रयास करेंगे तो आम आदमी पार्टी में टूट आंतरिक होगी, बाहरी शक्तियां टूट फूट करने की कोशिश करेंगी, ऐसी मुझको संभावना कम लग रही संजय भाई। मतलब मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ और नज़ारे देखने को मिल सकते हैं, जैसे कभी कांग्रेस के लीडर छोड़ कांग्रेस को भागे, शायद ऐसी तस्वीरें आम आदमी पार्टी में भी आ सकती है। राकेश भाई, ऐसा कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि दिल्ली में क्या है, दिल्ली में अब तोड़फोड़ करने की आवश्यकता है नहीं। दिल्ली में अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर दिल्ली में अब नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, क्योंकि आतिशी नेता प्रतिपक्ष बनेगी इसकी संभावना मुझे कम लग रही है। कारण ये है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद यदि आतिशी जी के हाथ में उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की कमान दे दी तो उनके मन में एक डर तो है कि कहीं ये स्वाति मालीवाल साबित ना हो, इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में उनको प्रोजेक्ट नहीं किया। तो एक बड़ा प्रश्न यह है कि नेता प्रतिपक्ष अब कौन बनेगा। दूसरा, जिस तरीके से चुनाव के पहले 16 विधायकों को फोन किया गया, एक मामला आया था, उसके मुख्य किरदार है मुकेश अहलावत जी। तो अब मुकेश अहलावत जी किस बिना पे बोले, इसका प्रमाण अभी तक नहीं आया है। तो वो लंबे समय तक कदम ताल मिला के चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, क्योंकि एक आपराधिक मामला हो गया है। तो ऐसे में मुकेश अहलावत भी एक कमजोर कड़ी मुझे दिख रहे हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी में। तो अब बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष अब दिल्ली में किसे बनाएंगे, और वास्तव में अब दिल्ली की तस्वीर क्या होगी। सीएम की तरह ही वो नेता प्रतिपक्ष भी अपनी जेब में रखने वाला बनाएंगे, इसकी संभावना है।
अभी देखते हैं कि हिडन क्या क्या है और तस्वीरें कब तक सामने आएगी। आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली के अंदर बदलाव हुआ और बदलाव के बाद अब दिल्ली की जो तस्वीरें हैं वो धीरे धीरे साफ हो रही हैं, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री कौन होगा और नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, उसके अलावा पंजाब को लेकर जो चिंगारियां उठी और पंजाब की तस्वीर क्या होगी, ये भी देखने वाली रहेगी। इस विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।